195 देश हैं दुनिया में। हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन जब बात अपने हिंदुस्तान की आती है तो ऑटोमेटिकली छाती छप्पन हो जाती है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। दशमलव और जीरो का आइडिया सबसे पहले किसने सोचा? हमने। चांद पे पानी किसने खोजा? हमने। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क हमारे यहाँ। कौटिल्य, पाणिनि, चरक हमारे यहाँ। अशोक हमारे हैं, चंद्रगुप्त हमारे, राणा प्रताप, पृथ्वीराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल। हमने लड़ाके पैदा किए, वो भी एक से एक कमाल। वीरता का कोई शिखर हमसे छूटा नहीं, पर आज तक हमने अपनी ताकत के जोर से किसी कमजोर देश को लूटा नहीं। और हमारी एकता, वही तो है हमारी इज्जत आबरू। वो गंगा हमारे ही यहाँ बहती है, जिसके पानी से एक आचमन करता है, दूसरा वुजू। हम सब में शामिल हैं, फिर भी सबसे अलग चमकते रहते हैं। कभी सुना है मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका? दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं, भारत माता। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आजादी के 75वें साल में प्रवेश करते हुए बहुत कुछ है हमारे पास गर्व करने के लिए, लेकिन गौरव के इन क्षणों के साथ इतिहास की कुछ भूलें भी हैं जो आज याद आती हैं। हम भारत के लोग सदियों से अखंड भारत का सपना संजोए बैठे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी सांसें खंडित भारत में कट रही हैं। जब हम पढ़ा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला था, जब हम सुना करते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से लेकर ईरान तक फैला था, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अखंड भारत खंडित हो गया? ऐसा क्या हुआ कि जिस आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों देशभक्तों ने भारत माता के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस मां के दो टुकड़े कर दिए गए और हमने सह लिया, हमने हो जाने दिया? आखिर कहां भूल हुई? किससे भूल हुई? कैसे भूल हुई? आज आपके लिए मैं इतिहास के पन्नों से आजाद भारत की कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक भूलें याद दिलाने आया हूं। अगर ये भूलें नहीं होती तो हमारा भारत पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होता। अगर ये भूलें नहीं होती तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं होता। ये भूलें नहीं होती तो आतंकवाद का नामो निशान नहीं होता। अगर ये भूलें नहीं होती तो चीन हमें आंखें दिखाने का दुस्साहस नहीं करता। अगर ये भूलें नहीं होती तो आज रुपया नहीं, डॉलर हमारी करेंसी के आगे रेंग रहा होता। और आज जब देश आजादी के 75वें साल का उत्सव मना रहा है, मैं आपके साथ उन ऐतिहासिक भूलों को याद करना चाहता हूं जिनकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। इतिहास गवाह है, जो भूलों को भूल गए, जिन्होंने समय के साथ भूलें नहीं सुधारी, वो ताकतें मिट गईं, वो देश मिट गए। आजाद भारत का इतिहास ही भूल से शुरू होता है। भूल बंटवारे की। बात 15 अगस्त 1947 आधी रात की है। लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना अंग्रेजों ने लागू कर दी थी और इस तरह आजादी के साथ ही एक घर के दो चूल्हे हो गए थे। भारत दो भागों में बंट चुका था। विश्व मानचित्र पर भारत से निकला नया देश था पाकिस्तान। बंटवारे से पहले का भारत कितना बड़ा था, लेकिन एक पल में वो खंडित हो गया। आप पूछेंगे नहीं कि बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि दो बेटों ने कुर्सी को अपनी मां से ऊपर रख दिया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे, और कईयों को लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो बंटवारा टल सकता था। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि अगर गांधी जी के प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीकार कर लेते तो हिंदुस्तान का बंटवारा कभी होता ही नहीं। क्या था वो प्रस्ताव? वो प्रस्ताव था मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का। बात सन 1946 की है।
आजादी से पहले देश में दंगा छिड़ गया था। मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे का खून बहा रहे थे। अलग पाकिस्तान की मांग जोरों पर थी। महात्मा गांधी समझ गए थे कि यह दुष्ट गोरों की साजिश है। वो जानते थे कि यह आग अंग्रेजों ने लगाई है, लेकिन ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को कौन समझाए। जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे पर तुले हुए थे और गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए, पर बंटवारा ना हो। अंत में गांधी जी ने जिन्ना को प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, जिन्ना, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना है तो बन जाओ, लेकिन विभाजन की जिद छोड़ दो। सुना है गांधी जी का यह प्रस्ताव जिन्ना ने मान भी लिया। वो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू और जिन्ना कई मायनों में एक जैसे थे। दोनों बड़े राजनेता थे, दोनों वकील थे, दोनों ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और दोनों ही राजनेता सत्ता को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थे। नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। बावजूद इसके ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 24 साल तक एक साथ रहे। दोनों नेता 70 वर्ष से अधिक उम्र तक जिंदा रहे और दोनों ही आखिरी सांस तक अपने पद पर बने रहे। लेकिन इस सच से कौन इनकार कर सकता है कि सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी। टू नेशन थ्योरी के जनक मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत गए। उन्हें अलग पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। महात्मा गांधी टूट चुके थे, देश में दंगे रुक नहीं रहे थे। बंटवारे के समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बंगाल के नोअखली में थे, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। इस बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने। 3323 किलोमीटर लंबी रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बन गई। दुनिया के 195 देशों में 67 देश ऐसे हैं जो 1947 के बाद आजाद हुए। इनमें से कई देश बंटवारे के बाद बने, लेकिन जितना खून भारत के विभाजन के दौरान बहा, शायद ही विश्व इतिहास में किसी और विभाजन में बहा हो। कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि बंटवारे के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑल द 7 वॉर्स नाम की एक किताब में दावा किया गया कि उस समय हुए दंगे में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप हुआ या उनका अपहरण किया गया। जब जब भी इसे सोचा, दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसान पे क्या गुजरी। ये सुनकर भी हम सिहर उठते हैं, लेकिन जिन्होंने उस दरिंदगी का सामना किया, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का बंटवारा किसी जीवित इंसान के टुकड़े कर देने जैसा है। उन्होंने सच कहा था। काश भारत बंटवारे को कुछ महीनों के लिए भी टाल पाता तो संभव था कि आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहता। बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें टीबी की बीमारी थी जो उन दिनों लाइलाज हुआ करती थी। भारत की आजादी पर लिखी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में जिन्ना की बीमारी के बारे में लिखा गया है कि जिन्ना की बीमारी से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी। अगर इस राज की जानकारी लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी होती तो शायद हिंदुस्तान का विभाजन कभी होता ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के बाद सिर्फ 1 साल 27 दिनों तक जिंदा रहे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को दिए एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी होती कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देता।
हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में पता था और इसीलिए वो भारत का बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे उनकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान से मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है, दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले के दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में 562 को बंटवारे से पहले ही भारत में मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये 3 रियासतें रह गईं। आजादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पे अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 1947 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, शर्त यह है कि इसे पहले हिंदुस्तान में मिलाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल की शर्त मान ली और उसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। जय हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 भाग और बचा था। तभी भारत से एक और भारी भूल हो गई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब हुई जब भारत जीत के एकदम करीब पहुंच चुका था। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद जो जहां था वहीं रुक गया। कश्मीर के 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। कश्मीर के ऊपर एक लाइन खींच गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दिया गया। LOC के उस पार का हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया, जिसे POK कहते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू ने संघर्ष विराम का ऐलान न किया होता तो आज POK जैसा नाम अस्तित्व में नहीं होता। POK की ये कसक आज भी हर हिंदुस्तानी के मन में है। लेकिन उससे पहले भी कश्मीर पर पंडित नेहरू ने 2 ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए आत्मघाती साबित हुए। पहला फैसला 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित नेहरू ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की घोषणा कर दी। और दूसरा फैसला 1 जनवरी 1948 को UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि PP पिल्लई ने जम्मू कश्मीर पर कबायलियों के हमले का मुद्दा उठाया और इस तरह भारत कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लेकर चला गया। घर की बात बाहर चली गई। फिर तो भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की साजिश शुरू हो गई। आज भी दुनिया के कई देश कश्मीर के मामले पर हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और हमें ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे सुलझाने के लिए हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि यह मुद्दा अब तक हमारे गले की हड्डी बना हुआ है
और जानते हैं नेहरू की इस भूल के पीछे दिमाग किसका था? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का। वही माउंटबेटन जिन्होंने भारत के बंटवारे की योजना तैयार की थी। उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को संघर्ष विराम करने और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र जाने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पर यह फैसला लेने से पहले नेहरू ने ना तो कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ना ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई सलाह ली। सोचिए, सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से जिस जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय करा दिया, जवाहरलाल नेहरू ने उसी जम्मू कश्मीर को विवादित बना दिया हमेशा के लिए। और इन्हीं वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। ये मत समझिए कि कश्मीर पर गलतियों का सिलसिला यहीं थम गया। मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। कई इतिहासकार बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान उस वक्त अपनी छवि बनाने पर था। वो खुद को आदर्शवादी, शांतिप्रिय और निर्विवादित विश्व नेता के रूप में स्थापित करना चाहते थे और इसी कोशिश में उनसे एक के बाद एक भूलें होती रहीं। ऐसी ही एक भूल थी अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 का वरदान दे दिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दावा किया जाता है कि यह वरदान पंडित नेहरू ने दोस्ती की खातिर दिया था। जम्मू कश्मीर में उन दिनों एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उन दिनों पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के बड़े चर्चे थे। जम्मू कश्मीर में शेख को पंडित जी का आदमी कहा जाता था। लोग दशकों से पूछते रहे कि विलय के साथ जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, फिर क्यों जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया? जरूरत क्या थी? बात 1948 की है। भारत के संविधान का ड्राफ्ट बन रहा था। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि उन्हें संविधान सभा में जगह मिले। और जगह क्यों मिले, वो क्यों चाहते थे? ताकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 मिले। अनुच्छेद 370 का मतलब क्या था? अनुच्छेद 370 का मतलब था एक देश, दो झंडा, दो विधान। अनुच्छेद 370 का मतलब था एक देश पर दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 370 का मतलब था तिरंगे के अपमान की आजादी। अनुच्छेद 370 का मतलब था कश्मीर में शेष भारतीयों पर पाबंदी। आप वहां के ना नागरिक हो सकते थे, ना वहां जमीन खरीद सकते थे। रक्षा, संचार, वित्तीय और विदेश मामलों को छोड़कर भारत का कोई कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था। इस प्रावधान में एक और विवादित पहलू यह था कि अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करे तो उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी करती तो कश्मीर में उस लड़की को मिलने वाले सारे अधिकार छीन लिए जाते। क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो अब नेहरू के सामने दोस्ती का इम्तिहान था। संविधान तैयार हो रहा था। नेहरू की पैरवी हुई और शेख अब्दुल्ला को संविधान सभा में जगह मिल गई। संविधान सभा में जब बात कश्मीर की आई तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा चाहिए, अनुच्छेद 370 चाहिए, अलग झंडा और अलग विधान चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, एक देश दो विधान नहीं चलेगा। सरदार पटेल भी यही चाहते थे जो बाबा साहब चाहते थे। लेकिन पंडित नेहरू ने
ना डॉक्टर अंबेडकर की सुनी न सरदार पटेल की। उन्होंने दोनों की बातों को खारिज कर दिया और अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को 370 का वरदान दे दिया। कुछ ही समय बाद धारा 35A जोड़कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि परिवारवाद और अलगाववाद हावी हो गए। कुछ दशकों के बाद आतंकवाद भी पनपने लगा। लहू से खेलते थे सब फरिश्ते, सियासत फातिहा पर चल रही थी। धरती का स्वर्ग होकर भी हमारा कश्मीर पिछड़ता चला गया। सूफी परंपरा खाक हो गई, पंडितों की हंसती खेलती बस्तियां राख हो गई। जहां सन्नाटे सर फोड़ के सो जाते हैं, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। आजादी के 70 साल हो चुके थे, लेकिन न वो बदले न हम बदले। किसे पता था कि आजादी का 73वां अगस्त इतिहास बदल देगा। चाचा नेहरू के 370 वाले उस फैसले को एक चाय वाला सुधार देगा। 5 अगस्त 2019 की सुबह आई, अनुच्छेद 370 से आजादी लाई। 370 भी हट गया, अलगाववाद का अंधेरा भी छट गया। कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को सद्बुद्धि मिल गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को सिद्धि मिल गई। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। अब नया कश्मीर है, नया सवेरा है। वो आपका भी उतना है जितना मेरा है। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू योग्य नहीं थे। वो महात्मा गांधी के प्रिय थे। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को जीने वालों में से थे। पंडित जी की सोच बड़ी थी, उनका व्यक्तित्व महान था और मन उदार था। लेकिन उनकी यही उदारता भारत पर लगातार भारी पड़ी है। और इस उदारता की कहानी उन्हीं की पार्टी के वर्तमान सांसद शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखी है। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि उस उदारता वाली भूल की हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में साल 1953 की एक घटना का जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र में एक राजनयिक के तौर पर काम कर चुके शशि थरूर ने लिखा है कि साल 1953 में अमेरिका ने दक्षिण एशिया के लिए इंडियन मॉनरो डॉक्ट्रिन की परिकल्पना की थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के इस प्रयास को खारिज कर दिया था। भारत के कई कूटनीतिज्ञों ने वो फाइलें देखी थी और दावा किया था कि उस दौरान जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों ठुकरा दिया? चीन के लिए। पंडित नेहरू का मानना था कि चीन भारत से बड़ा देश है और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों में उसका होना भारत से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने दुनिया के कई देशों को चीन का समर्थन करने के लिए मनाया और इस तरह चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन गया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला भारत अपनी बारी का इंतजार करता रह गया। हमने हाथ आया मौका गंवा दिया। इस बात पर सब्र कैसे करें? तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो 5 स्थायी देश दुनिया के वीटो दादा बने हुए हैं और हम हजारों मन्नतें, लाखों कोशिशों के बावजूद अब तक क्या बने हुए हैं? अस्थायी। वर्तमान और भविष्य के हुक्मरानों के लिए इस भूल का सबक यही है कि अगर मामला निजी हो तो दिखाओ दरियादिली। देश की कीमत पर उदारता अच्छी बात नहीं है। सोचिए, जिस चीन के लिए हमने उदारता दिखाई वही हमारे रास्ते का कांटा बन गया और हमारा एहसान चुकाने के बजाय हमारी जमीन हथियाने में लग गया। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। कहा जाता है कि जब चीन भारत पर कब्जे की पूरी रणनीति तैयार कर चुका था, तब पंडित नेहरू ब्रिटेन की महारानी के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। उन दिनों भारत के जनकवि बाबा नागार्जुन की एक कविता पंडित नेहरू को बहुत चुभी थी। वो कविता थी,
आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। और जब साल 1962 आया तो चीन ने धोखे से हमला कर दिया। 62 के युद्ध में भारत की शर्मनाक और दर्दनाक हार हुई। लेकिन पंडित नेहरू देश को यही बताते रहे कि इससे दुनिया में चीन की छवि खराब हुई है, हमारी नहीं। उस वक्त पंडित नेहरू के प्रशंसक रहे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें घातक कहा था। दिनकर लिखते हैं, घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। वो आगे लिखते हैं, ये पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने ही घर में हार गया है। राष्ट्रकवि दिनकर पंडित नेहरू के आग्रह पर राज्यसभा सांसद बने थे। 12 साल संसद में रहे, लेकिन जब सवाल राष्ट्र के सम्मान का था तो उन्होंने नेहरू के खिलाफ संसद में खड़े होकर आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने सदन में नेहरू की आंखों में आंखें डालकर कहा था, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। साल 1962 में युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और हमसे चीन को समझने में भूल कैसे हो गई, ये समझने की जरूरत है। 1962 का युद्ध हम इसलिए नहीं हारे कि हमारी सेना कमजोर थी, हम इसलिए हारे क्योंकि हमारा नेतृत्व कमजोर था। पंडित नेहरू चीन की चालबाजियों को भांप नहीं सके, वामपंथी माओ भाई की अंतड़ी को वो नाप नहीं सके। हम हिंदी चीनी भाई भाई कहने में लगे थे और वो हमारे पैरों के नीचे से हमारी जमीन खींचने पर लगे थे, हमारी भारत मां की छाती पर लाल झंडा गाड़ने में लगे थे। अब क्रोनोलॉजी समझिए। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। पंजाब के नंगल में हुए इस समझौते के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई मौजूद थे। इनके तो नाम में ही लाई था, ये कहां सच का साथ देते। खैर, इस समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए। पंचशील समझौते में भारत और चीन के बीच 5 शर्तें तय हुई, जिनमें एक थी एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना। पंडित नेहरू को लगा कि अब चीन से भारत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिया, लेकिन जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ी, चीन भारत की जमीन पर कब्जे का प्लान जमीन पर उतारने लगा। साल 1960-61 में चीन ने भारत के अक्साई चिन में अपनी सड़क बना दी। ऐसा नहीं था कि चीन की इस साजिश का पता नहीं चला, पता चला, पर नेहरू ने भरोसा नहीं किया। चीन विश्वासघात कर रहा था, लेकिन चाचा का विश्वास चीन पर बरकरार था। जहां तक मुझे याद है, साल 1961 में 4 और 5 दिसंबर की बात है। संसद में चर्चा के दौरान एक सांसद ने पूछा, नेहरू जी, क्या यह सच है कि चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया है? जवाब घुमा फिरा के गोलमोल आया। सांसद ने कहा, जानते हैं अक्साई चिन्ह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? पंडित नेहरू ने कहा, हाँ हाँ पता है, उस इलाके में तो एक पेड़ तक नहीं उगता। ये सुनते ही कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी अपनी सीट से उठ गए और बोले, मेरे सिर पर बाल नहीं है तो क्या मेरे सिर का मोल नहीं है? संसद की बहस खत्म हो गई, लेकिन चीन पर नेहरू का भरोसा खत्म नहीं हुआ। ना सांसद न सेना की बात सुनी। 10 महीने बाद हमला हुआ, तब जाकर आंख खुली, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अक्साई चिन हमसे छिन चुका था। हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया। धोखेबाज चीन पर भरोसे की भूल से भारत का भूगोल बदल गया। जब आप अपने परिवार से ज्यादा भरोसा पड़ोसी पर करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। 1962 से अब तक हमारा अक्साई चिन चीन के कब्जे में है और पीओके की 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी उसने ले ली है। वो यही नहीं रुकता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता है। चीन पिछले कई वर्षों से पूरे लद्दाख पर कब्जे की फिराक में है। साल 2020 में उसने गलवान घाटी में कब्जे की साजिश रची थी, लेकिन इस बार पहले से सतर्क भारत ने कोई भूल नहीं की। इस बार 56 इंच की छाती तन गई, चीन की गर्दन मुड़ गई।
20 के बदले हमने 40 मारे, गलवान में हम जीते, वो हारे। कई बार जीतने के बाद भी भूल हो जाती है, और ऐसी ही एक भूल हमसे भी हुई। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उसे लगा कि 1962 में चीन से मिली हार के बाद हिंदुस्तान बहुत कमजोर हो चुका होगा और वो युद्ध के जरिए आसानी से पूरा कश्मीर हथिया लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भारत के नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में देश दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है, फिर चीन नहीं तो पाकिस्तान ही सही। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान के 30 से 35 हजार सैनिक और मुजाहिद कश्मीर में घुसे। मुजाहिद, तुम लोग गर इस्लाम की तहजीब में रहते, सरहद पे कभी खून के दरिया नहीं बहते। दहशत के इस निजाम को कुछ और नाम दो, तुम जैसे सरफिरों को मुजाहिद नहीं कहते। पाकिस्तानी सैनिक भी वर्दी में नहीं थे, कश्मीरी लिबास में थे, ताकि भारत को घुसपैठ का शक न हो। यह घुसपैठ पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर घुसपैठिए ऐसे थे जिन्हें कश्मीरी भाषा बोलनी भी नहीं आती थी। उन्होंने मुंह खोला और भेद खुल गया, पकड़े गए। वैसे भी शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ कभी शेर बना है। पाकिस्तान से आने वाले हर घुसपैठिए को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकाम हो गया। पाकिस्तान की तिलमिलाहट और बढ़ गई। हिंदुस्तान की सेना हाजी पीर पर चढ़ गई। जमीन से आसमान तक रण क्षेत्र बन गए। तोप, विमान और जवान त्रिनेत्र बन गए। इस युद्ध में पाकिस्तान के 6000 सैनिकों की लाशें बिछ गई। जय हिंद की सेना लाहौर तक पहुंच गई। भारत दुश्मन की 1920 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका था और अब पाकिस्तान दुनिया से कह रहा था, हमें बचा लो। लेकिन यह पंडित नेहरू का नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का भारत था और शास्त्री का भारत इस बार पाकिस्तान को छोड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि घर में और अंदर तक घुस के मारने की तैयारी थी। ऐसे में पाकिस्तान का हितैषी अमेरिका फिर आड़े आ गया। कहा जाता है कि जब अमेरिका से बात नहीं बनी तो उसने रूस से मदद मांगी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर रूस मनाएगा तो हिंदुस्तान मान जाएगा। और हुआ भी यही। रूस ने भारत को युद्ध विराम के लिए राजी कर लिया और संयुक्त राष्ट्र के मंच से युद्ध विराम का ऐलान हो गया। अब इससे आगे भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता होना था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उस समय सोवियत संघ रूस का हिस्सा हुआ करता था। ताशकंद समझौते में तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेंगे और सरहद पर पहले की स्थिति बहाल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के जितने इलाके जीते थे वो सभी उसे वापस करने होंगे। पता नहीं किस दबाव में, क्यों, लाल बहादुर शास्त्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह भारत से एक और बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने इस समझौते का कभी पालन किया ही नहीं और हमारे हाथ जो आया था वो भी चला गया। मौका तो 1971 में भी था, लेकिन हमने गंवा दिया। आप कहेंगे कि युद्ध तो जीता था, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि मौका गंवा दिया। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1971 शुरू से याद करते हैं। 1971 की लड़ाई में सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान का पूरब ईस्टर्न पार्ट कटकर बांग्लादेश बन गया। ये क्या था? ये हमारा युद्ध कौशल था। ये मोहम्मद अली जिन्ना के कर्मों का फल था और उनके किए की सजा पाकिस्तान भुगत रहा था। इत्तेफाक देखिए, 1947 में भारत बांटा, 1971 में खुद बंट गया। इस प्रचंड विजय के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार बताया जा रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनसे एक भूल हो गई। वो भूल क्या थी? 1971 के युद्ध में भारत की सेना के सामने 93,000
93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। 93,000 कितनी बड़ी संख्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 3,50,000 के करीब थी। 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण का मतलब था कि पाकिस्तान के 26% सैनिक भारत के आगे हथियार डाल चुके थे। 6 महीने तक ये सभी सैनिक हमारी जेलों में बंद थे, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने पिता वाली उदारता दिखाई और बंदी बनाए गए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया। अगर भारत चाहता तो वो उन सैनिकों की रिहाई के बदले पीओके वापस लेने की शर्त रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारत ने न सिर्फ 93,000 सैनिकों को छोड़ा, बल्कि युद्ध में जीती हुई 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भी पाकिस्तान को लौटा दी। और ये सब हुआ शिमला समझौते के बाद। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 1971 का युद्ध जीतने के 6 महीने बाद हुए समझौते के कागजात पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक दोनों देशों ने तय किया था कि दोनों पक्ष सभी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। इस समझौते से पाकिस्तान का काम बन गया। उसे उसकी जमीन वापस मिल गई। अगर उसी वक्त पाकिस्तान के पर कतर दिए जाते तो 90 के दशक में ना कश्मीर में आतंकवाद पनपता, ना 1999 में कारगिल युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ती और ना ही उन पहाड़ों में भारत मां के 527 बेटों की हिम समाधि बनती। कीमत सिर्फ भूल की नहीं, युद्ध की भी चुकानी पड़ती है, चाहे आप युद्ध जीतें या हारें। एक युद्ध किसी देश को 1 दशक पीछे लेकर चला जाता है, 10 साल पीछे। कैसा होता है युद्ध का दृश्य? खामोश जमी के सीने में खेमों की तनावें गड़ने लगी, मक्खन से मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगी, फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की खबाएं डूब गईं। बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें खत्म हुई, आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई। धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलिहानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में। बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी, महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी। इफलास ज़दा दहकानों के हल बैल बिके, खलिहान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने के ही सब सामान बिके। अर्थव्यवस्था के लिहाज से युद्ध उस कानूनी मुकदमे की तरह है जो लड़ने वाले परिवार को कंगाल बना देता है। फिर भारत तो आज़ादी के बाद सिर्फ 18 साल में 3 और 24 साल में 4 बड़े युद्ध लड़ चुका था। आज़ादी के समय भारत की गिनती गरीब देशों में होती थी। साल दर साल हम और गरीब होते जा रहे थे। खास तौर से 60 के दशक में हालात काफ़ी खराब थे। भारत के पास न धन था, न लोगों का पेट भरने के लिए अन्न था। कर्ज मांगने पर अमीर देश पुरानी फिल्मों के सेठ साहूकारों की तरह हड़काते थे। हमारी आमदनी कम थी, खर्चे बढ़ते जा रहे थे। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत का रक्षा बजट बढ़ाकर कुल बजट का 35% कर दिया था। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा रक्षा बजट आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। इसका लाभ हमें 1965 के युद्ध में मिला, लेकिन अर्थव्यवस्था का गणित लगातार गड़बड़ा रहा था। इसी दौरान 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और ठीक 13 दिन बाद इंदिरा गांधी 49 साल की उम्र में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनने के 146वें दिन 6 जून 1966 को उन्होंने अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन का फैसला लिया।
अवमूल्यन का मतलब होता है अपने ही रुपए का भाव गिरा लेना, अपनी ही करेंसी को नीचे ले आना। अवमूल्यन ने हमारे रुपए का अर्थ बदल दिया। लोगों ने कहा इंदिरा गांधी ने अनर्थ कर दिया। रुपया 57% तक गिर गया, 57%। अवमूल्यन से पहले $1 बराबर 4 रुपए 76 पैसे थे और अवमूल्यन के बाद $1 की कीमत बढ़कर 7 रुपए 50 पैसे हो गई। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा और डॉलर के आगे रुपया रेंगता ही रहा। 66 में 7 रुपए 50 पैसे, 90 में 17 रुपए 50 पैसे, 2000 में 44, 2012 में 53 और 2021 में 74 रुपए। यही हाल रहा तो 2035 तक शतक बन सकता है। $1 का भाव 100 रुपए तक जा सकता है। गलती एक से होती है, भुगतना सबको पड़ता है। और ऐसी ही एक गलती हुई थी 1975 में। लेकिन उस गलती के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिर से 15 अगस्त 1947 में ले जाना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, आपको भी याद होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। लेकिन 28 साल बाद पंडित नेहरू की बेटी ने आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तो सबसे बड़े लोकतंत्र की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। 25 जून 1975 को रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही भारत में आपातकाल लग गया और अगली सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को आपातकाल के फैसले की जानकारी दी। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी के दमनकारी फैसले के खिलाफ पूरा विपक्ष, जनता, मीडिया और बड़े बड़े कवि अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। उन दिनों भारत की गलियां और दीवारें इंदिरा विरोधी पोस्टर से सजी हुई थी और जन जन की जुबान पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां चढ़ी हुई थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जन कवि बाबा नागार्जुन जनता के बीच इंदिरा गांधी से पूछ रहे थे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। और युवा कवि दुष्यंत कुमार की लेखनी पीड़ा से कराह उठी थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। करोड़ों आवाजों में हिंदुस्तान इंदिरा गांधी से पूछ रहा था कि आधी रात को आपातकाल की आखिर जरूरत क्या थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बात क्या थी। अब 25 जून की पूरी कहानी समझिए। इंदिरा गांधी के साथ ये कौन है, पहचानते हैं आप? ये उस वक्त यानी 1975 में बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रे। ये आपातकाल वाला आइडिया इनका ही था। हुआ ये था कि 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे को अपने घर बुलाया और उनसे सलाह मांगी कि सत्ता विरोधी लहर को कुचला कैसे जाए। रे साहब संविधान के जानकार भी थे और इंदिरा गांधी के वफादार भी थे। देश में तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आंधी थी। 1971 में दुर्गा बनी इंदिरा गांधी 1975 में सूखे पत्ते की तरह थर्रा रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका था और उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए, और कुछ ही घंटे बाद सिद्धार्थ शंकर सोच विचार कर इंदिरा गांधी के पास आंतरिक आपातकाल का आइडिया लेकर आए, क्योंकि उस समय भारत में बाहरी आपातकाल लगा हुआ था जो 1971 के युद्ध के समय से था। इंदिरा गांधी को यह आइडिया पसंद आ गया। ना कैबिनेट को बताया, ना मंत्रियों से सलाह ली,
और दोनों नेता राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास जा पहुंचे। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद से कहा, देश संकट में है, आपातकाल लगाइए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, ठीक है, लगा देते हैं, कागज भिजवा दीजिए। इंदिरा गांधी घर लौटी और रातों रात दूत को कागज लेकर वापस राष्ट्रपति भवन भेजा। रात 12 बजे से पहले ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो चुका था और इस तरह आधी रात को भारत में आंतरिक आपातकाल लगा। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी अलग किरदार में आ गई, कैरेक्टर बदल गया। अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने लगी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में ठूंस दिए गए, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हर तरफ था इंदिरा गांधी का दंभ और खौफ में था लोकतंत्र का हर एक स्तंभ। आपातकाल के बाद प्रशासन के दमन और पुलिस की बर्बरता की वारदातें बढ़ती गईं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों के दफ्तर में सेंसर अधिकारी तैनात कर दिए गए। इंदिरा की इजाजत के बिना कुछ भी छापना अपराध बन चुका था। गृह मंत्रालय के मुताबिक मई 1976 में करीब 7,000 पत्रकार और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार का साथ न देने पर रेडियो पर किशोर कुमार के गाने तक बैन कर दिए गए। इंदिरा गांधी के इस फैसले से सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मान को गहरा धक्का पहुंचा। जैसे भारत रातों रात एक लोकतांत्रिक देश बचा ही नहीं था। इसी दौरान सरकार की ओर से चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल के अपराध का सबसे काला अध्याय बन गया। लेकिन इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जल्द चुकानी पड़ी। 1977 में आम चुनाव हुए। 3 दिन में कराए गए चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह पराजित हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और जीता। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें मिली थी और विपक्ष ने 298 सीटें जीती थी और इस तरह देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। ये तो था आपातकाल कैसे लगा और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल इसलिए लगा क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ यही एक विकल्प दिखा था। 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी राजनारायण से करीब 1 लाख मतों के अंतर से जीत गई थी। परिणाम आने के बाद इंदिरा गांधी पर धांधली से चुनाव जीतने का आरोप लगा। राजनारायण ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक आरोप पत्र दाखिल किया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी दोषी साबित हुई और उसके बाद 1971 का चुनाव परिणाम निरस्त कर दिया गया। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल तक पाबंदी लगा दी गई। इंदिरा गांधी हार गई थी और वो अब किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 20 दिन का स्टे लगा दिया और कहा कि इन 20 दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने नेता का चुनाव कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह फैसला नहीं माना और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के 13वें दिन आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की 13वीं कर दी। परायों के साथ उदारता और अपनों के साथ इमरजेंसी, ये है हमारा भूलों से भरा हुआ इतिहास। लेकिन इतिहास की भूलें भुलाने के लिए नहीं होती, सबक लेने के लिए होती हैं। हम भूलों से सबक लेंगे तभी नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जहां इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, एक ऐसा भारत जहां दुश्मनों को जीती हुई जमीनें और हारे हुए सैनिक लौटाए नहीं जाएंगे, जहां देश का बंटवारा नहीं होगा, जहां आक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जहां अपना हक किसी और को खैरात में नहीं दिया जाएगा, जहां भारत मां के सीने पर लाल झंडे गाड़ने वालों के हाथ काट के फेंक दिए जाएंगे। एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, बेमिसाल होगा। एक ऐसा भारत जो आजाद होगा, आबाद होगा और जिंदाबाद होगा। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.